बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सूरत हाल ये है कि आटा, घी, चिकन समेत 22 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें ऊपर गई हैं। हाल ही में तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ रहा है। डॉलर बुलंद तरीन सतह पे है तारीख की इस मुल्क में। और हाल ही में IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे, IMF की तरफ से दो डिमांड सामने आई। ये पहली उन्होंने ये कहा है कि आप 150 अरब रुपए का और टैक्स लगाएं पाकिस्तान के अवाम पर, अगर आप चाहते हैं कि $6 अरब का जो पैकेज IMF पाकिस्तान को दे रहा था उसको बहाल किया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि बिजली की कीमतों में इजाफा करें। अब बिजली की कीमत में इजाफा होगा, आपको पता है कारखानों में बनने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा होगा और उससे भी महंगाई फिर ज्यादा बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की ये सिचुएशन है कि 6.9% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइट नाउ। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 100 में से 37 लोग गरीब हैं पाकिस्तान में, और मिडिल क्लास जो है वो दिन ब दिन श्रिंक होती चली जा रही है और गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। दिस इज व्हाट वर्ल्ड बैंक इज सेइंग। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं सारी सूरत हाल में, देखिए। आज हम बात करते हैं कि चीनी महंगी है। चीनी कितनी महंगी है? 9% इन्फ्लेशन। तो कितना फर्क पड़ गया 9% से? अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाएं, तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए। हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। एक तो होता है ना कि कश्ती बीच मंझधार हजकोले खारी होती है और खुदा न खास्ता तूफान बिगड़ जाए तो उसके बाद कश्ती डूबती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे कश्ती के अंदर बैठे हुए लोग कश्ती में छेद करना शुरू कर देते हैं और उसके डूबने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं नियतन नहीं कह रहा अली अमीन गंडापुर साहब को वे जानबूझकर कश्ती में छेद करें कि इमरान खान साहब की नैया डूब जाए। बट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ अ विजन इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस कि पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये फरमा चुके हैं कि 20 साल में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई जितनी एक साल में हुई है। वो और बात है कि आप उसके एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशंस देते हैं कि जी आलमी मार्केट में महंगाई हो गई है, तेल और इजनास की कीमतों में इजाफा हो गया। इस तरह बात करें ना, उसमें भी हम बताएंगे आपको कि किस तरह आपका स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। लेकिन यहां पे तो ढटाई के साथ एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि 9 दाने कम चीनी के डालो, 9 दाने 9 नवाले कम आटे के खाओ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं ये बता। प्रॉब्लम ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, अगर तो पूरी कौम में आप यकसर ये तकसीम कर दें कि हर किसी के पास 100 नवाले हैं और फिर हर किसी को कह दें कि 100 में से 9 नवाले कम कर दो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। बट यहां पर मसला यह है कि किसी के पास 100 नवाले क्या 1 लाख नवाला है, करोड़ों नवाले हैं, अरबों नवाले हैं, और किसी के पास 9 नवाले भी नहीं है। तो जिसके पास पहली 9 नवाले नहीं है उसको आप कहेंगे कि 9 नवाले कम कर दो, तो वो क्या कहेगा आपको? वो ये कहेगा जो पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं। वॉक्स पॉक्स हमारे पास है, सुनिए। को 5 साल पूरे कर गया ना तो बड़ी दुनिया खुशहाल हो जाएगी। इस वास्ते कि टामा बंदा रह जाना, बाकी सारे मर जाने। महंगाई बहुत वधी है, महंगाई का तो अंत ही कोई नहीं। कितने ऐसी आलू 100 रुपये, कितने ऐसे 100 दे पा मटर, गाजर 100 दियां है सन। केड़ी चीज बंदा धरे? जेड़ी दाल है वो भी अग लगी है। की दी जान नूं रोई है बैठ के की करिए। जो वजीर कह रहे हैं खाना कम खाएं, उन्हें पहले तो कह दो वो कम खाएं। महंगाई तो सर है, गरीब आदमी परेशान है, पहले ही परेशान था। अब क्या कह सकते हैं हम? अपने आप को आग तो नहीं लगा सकते, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गरीब आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। पेट्रोलियम की कीमतें देखें तो लाजमी बात है तकरीबन पूरी दुनिया में डबल हो गई हैं, तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लाजमी सी बात है। सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही। जब कमा नहीं सकें उसका यही है कि रोटी कम खाएंगे तो इंसान मरते रहेंगे बस। अब इनको आप समझा लें अली अमीन गंडापुर साहब कि किस तरह इन्होंने 9 नवाले काम करने हैं, क्योंकि वो तो बेचारे पहले ही रो रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जो आप अपना फलसफा दे रहे हैं, हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं खुद मुख्तारी के लिए। समझाएं इनको खुद मुख्तारी क्या होती है। वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह का शेर था ना कि 5 अरकान इस्लाम दे ते छठा बुलिया टुक ते जे हुए ना 6वां तो पंजे जांदे मुख। तो
तो ये चीज़ इनको समझा के देखें आप, इनको ये चीज़ समझ आती है। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास गाड़ी नहीं है उस तरह की जिसमें ये अपने 18 साल से कम उम्र बेटे को बिठा के अपनी प्राइवेट लैंड पे, अपनी ज़मीन पे उसको ड्राइविंग सिखाए। जैसे माशाल्लाह आपके पास है गाड़ी, आपने कहा था ना मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी ज़मीन, अपनी प्राइवेट लैंड पे मैं उससे गाड़ी चलवा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। नहीं है उसके पास लाइसेंस तो फिर कौन से याद करा देते हैं, दिखा देते हैं जैसे आप सिखा रहे थे। माशाल्लाह आप कहते हैं कि वो जो ज़मीन जिस पे गाड़ी सटपट दौड़ रही है, ये दूर तक स्पीड में जा रही है, वो सारी ज़मीन आप कहते हैं मेरी है। और प्राइवेट लैंड पे बच्चा 18 साल से कम लाइसेंस के बगैर अगर गाड़ी चलाता है तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। दिस इज व्हाट यू सेड। तो ये आपकी सिचुएशन है ना, इन बेचारों की सिचुएशन है। आपकी सिचुएशन भी दिखा देते हैं, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो ये सबकी सिचुएशन नहीं है। तो जिसकी ये सिचुएशन नहीं है, जो अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा, जो उसे स्कूल नहीं भेज पा रहा, जिसका बच्चा बीमार हो गया उसका अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं कर पा रहा, उसको आपका ये आर्गुमेंट समझ नहीं आएगा। और खान साहब को देखना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले उनको और उनकी गवर्नमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इमरान खान अगर खुद स्टेटमेंट पास करें तो यही स्टेटमेंट पास करेंगे? इज दिस माइंडसेट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो आपसे ये मुज़म्मिल साहब कि ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले हमें याद है कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जमशेद चीमा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम से वादा किया था कि जी आज के बाद चीनी इस भाव मिलेगी, आटा इस भाव मिलेगा, घी इस भाव मिलेगा, और कीमतें कम करके बताया था कि इस रेट पे मिलेगा। लेकिन जिस रेट पे वो कह रहे थे उससे तो बहुत ज़्यादा रेट पे मार्केट पे मिल रहा है। तो क्या वो वादा गलत था, बदनीयती पर मबनी था, या फिर ये मिस गवर्नेंस है? आपको क्या समझ आता है, क्या कहिएगा? शुक्रिया मिनिस्टर साहब, काफ़ी आज आप नाराज़ लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही है आपकी नाराज़गी और होनी भी चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा ये इस सवाल से जो आपने किया है। पहले देखें, तीन फैसले किए हुकूमत पाकिस्तान ने, ECC ने और जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने। नंबर एक ये कि जो हमारी जो मुल्क में आटे के जो हुकूमत के पास ज़खायर हैं, सूबों को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप जो है ये जो है बेचना शुरू कर दें 1950 रुपये पर मन के हिसाब से। उस पे अमल दरामद पंजाब और KP ने शुरू कर दिया और इस्लामाबाद टेरिटरी ने भी शुरू कर दिया। यहाँ पे 20 किलो आटे की थैली जो है वो जो है अब तकरीबन जो है 1100 रुपये किलो के 1100 रुपये 20 किलो की थैली हो गई है। सिंध हुकूमत और KP हुकूमत, अब सिंध हुकूमत मैं उस पर पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। सिंध हुकूमत ने अभी तक जो है वो आटा जो है गंदम जो है रिलीज़ करना नहीं शुरू की, जिसकी वजह से जो अभी ये जो आपने SPI का डाटा बताया था कि 21 आइटम की जो है वो, उस पर मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगा। उसमें सिंध में 1388 रुपये की 20 किलो का थैला है और बलूचिस्तान में 1380 रुपये। ये दो सूबे ऐसे हैं जो गंदम के ऊपर बैठे हुए हैं और 12 लाख टन जो है गंदम सिंध हुकूमत के पास है और वो पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। उसकी वजह से नेशनल एवरेज बनती है क्योंकि पूरे मुल्क में अगर गवर्नमेंट का फेलियर है, मैं ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है। मुज़म्मिल साहब मुझे बताइएगा इस वक्त व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन, मुझे इस वक्त आटा फी किलो किस तरह दस्तयाब है मार्केट में फिलहाल इस वक्त? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? हमने अभी जो है प्राइस कमेटी की मीटिंग में भी देखा, पंजाब और इस्लामाबाद में जो है वो 55 से 60 रुपए के दरमियान है, सिंध में 1380-1400 रुपए के दरमियान है और बलूचिस्तान में भी जो है 1400 के करीब है। ये दो सूबे जो है अपनी गंदम रिलीज। सर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें आटा अभी भी 70 से 75 रुपए मार्केट में बिक रहा है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है चीनी के हवाले से कहा था, जिस दुकान पे चीनी के हवाले से उन्होंने कहा था कि 90 रुपए पे मिलेगी, लेकिन 100 रुपए से ऊपर मिल रही है अभी तक चीनी, 100 से 110। घी का कहा था 50 रुपए कीमत कम हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। नहीं देखें, मैं यहाँ पे आपको जो है ना कंफ्रंट करूंगा। मेरे घर के सामने से भी जो है ना 1600 रुपए में भी आटा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में 1600 का मिल रहा है। अच्छा, अब आ जाए अब चीनी पे। ठीक है, चीनी पे गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, छापे मारना शुरू कर दिए हैं। अगर आपके रिपोर्टर्स हैं उनको पूछ लें, दुकानदारों को बोला है कि 90 रुपए किलो
चीनी जो है बेची जाएगी। साथ साथ एक कोर्ट से ऑर्डर ले लिया गया था चीनी के मालिकान ने, जो फैक्ट्री वालों ने, कि हुकूमत 90 रुपए कीमत फिक्स नहीं कर सकती। कल आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कल वो कोर्ट ने नोटिस वेकेट कर दिया। अब 90 रुपए किलो चीनी के हिसाब से बाजार में बिकेगी। उसके बाद जो सबसे अच्छी खबर ये है, प्रॉब्लम ये नहीं 15 नवंबर से मुज़म्मिल साहब, if you just let me ask you, ये प्रॉब्लम ये नहीं है सर कि नियत नहीं है या कोशिश नहीं की, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है। इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर कोर्ट ने ये कह भी दिया उसके बावजूद क्या आप लोग ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे? कमिटमेंट्स तो बहुत सारी आई हैं पहले भी कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी, प्राइस कंट्रोल होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। ये मेरा सवाल है जी। देखिए, बात यह है कि मैंने पंजाब की और उसकी आटे की बात बता दी, इम्प्लीमेंटेशन हो गई। सिंध नहीं कर रहा था तो कल इन्होंने धमकी लगा दी है, अगर आप नहीं देंगे आटा तो हम देना शुरू कर देंगे। चीनी की अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये चीनी पे कोर्ट का फैसला आ गया। इसके अलावा पाकिस्तान में ग्रैंड, जिसे बम्पर कहते हैं, शुगर केन क्रॉप भी आ चुकी हुई है। तो ये अब जो है हिस्ट्री हो गई 100 प्लस। ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी 100 से नीचे ही मिलना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज आगे मुज़म्मिल साहब ये भी बताइएगा कि IMF ने जो डिमांड की है कि बिजली जो है उसकी कीमतें बढ़ा दें और टैक्सों की मद में 150 अरब डॉलर और इकट्ठा करें, सॉरी रुपया और इकट्ठा करें, तो क्या ये डिमांड हुकूमत पाकिस्तान मानेगी? देखें जी, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि आपने जब कहा कि 150 अरब रुपए टैक्स मांगेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो टैक्स जो दे रहे हैं उस पे शरह बढ़ाए। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों से टैक्स नहीं लिया जा रहा है या उनको छूट दी गई है उन पे ये लगाया जाए। तो ये एक कतई गलत बात है कि ये कहा जाए कि उस टैक्स लगने से महंगाई होगी। ये जब टैक्स सामने आ जाएगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन माजी में ऐसा होता नहीं रहा ना जी। टैक्स नेट नहीं बढ़ा, हमने ये देखा है कि टैक्स नेट बढ़ा नहीं, जिन लोगों ने टैक्स नहीं दे रहे उनकी पकड़ नहीं हो रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए से अवाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है महसूलात का, और फिर IMF की शर्तें पूरी की जाती हैं। अगर आप ये देखें तो ये जो पिछले दिनों जो पॉइंट ऑफ सेल्स रखना शुरू हुए हैं, 1 अक्टूबर से ट्रैक एंड ट्रेस शुरू हो गया है कि फैक्ट्री से लेकर दुकान तक जहाँ माल जा रहा है, ये सारी जो है रिफॉर्म्स ही तो हैं। अब ये देखें 3 साल इस गवर्नमेंट पे हो गए आए हुए, पहले साल के अलावा इन्होंने मिनी बजट नहीं दिया। और दूसरी बात यह कि अगर IMF की माननी होती तो ये जून में फिर ये क्यों नहीं गए? इन्होंने टैक्स नहीं लगाना था नाजायज किसी पे, इसीलिए नहीं गए जून में। तो बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी आप ये कह रहे हैं IMF के कहने पे? जी क्या कह रहे हैं? बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी IMF के कहने पे? बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि शौकत तरीन साहब ने कहा कि हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। बिजली की कीमतों में आ जाता हूँ जी। बिजली की कीमतों में IMF से जो है हमने मार्च में जो है कहा था कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन जो मुल्क के हालात थे और दुनिया के हालात थे, हमने उस हिसाब से उसको डेफर किया। बिजली की कीमतें तो वक्त के साथ बढ़नी ही बढ़नी। अब पाकिस्तान की छोड़े बात, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि इंडिया में दबा के लोड शेडिंग शुरू हो गई है, चाइना में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई, यूरोप और अमेरिका में तारीखी बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। फ्रांस में ये कहा गया है कि अगर अब यहाँ से और बढ़ाई तो सड़कों में लोग आ जाएंगे। तो पाकिस्तान जिसमें बिजली जो है आज भी मेजॉरिटी जो है गैस और बाहर के तेल से इंपोर्ट होकर बनती है, हम कैसे जो है उसको मुफ्त में या सस्ती बेच सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? दुनिया में 101%। इसका मतलब है कि बिजली की कीमतें बढ़नी जा रही हैं फिर पाकिस्तान में भी? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में आप कह रहे हैं बढ़नी तो है, लेकिन अब कब बढ़ती हैं वो IMF के कहने ना कहने की बात नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। वरना समा टीवी को कहते हैं पूरे पाकिस्तान की बिजली सस्ती कर दें, जेब से दे दे। समा टीवी को फिर हुकूमत भी दे दें, शौक है तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, मेरे प्रोड्यूसर को वजीर खजाना बना दें, और मेरे कोऑर्डिनेटर को आप कोई और मिनिस्ट्री दे दें, तो फिर हमें कहें फिर हम कुछ कर लेते हैं सर इस तरह से। अगर आप ये कहते हैं कि जी समा टीवी कर ले, ऐसे नहीं होता ना सर, जो हुकूमत करते हैं सर। नहीं सर, क्यों ऐसे क्यों कर दें? हम ऐसे नहीं चाहते, हम पूरे 22 करोड़ अवाम के लिए चाहते हैं जो भी चाहते हैं। यहाँ पे मैं समा के लिए तो आवाज नहीं उठा रहा सर, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए आवाज उठा रहा हूं। और ये करना तो गवर्नमेंट नहीं है, आप लोगों ने करना है सर। उसको महंगा कैसे सस्ता कर सकते हैं? हमारे घर में पैदा ही नहीं हो रहा, तेल बाहर से आता है, LNG बाहर से आती है। अगर कोई चीज पाकिस्तान में तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब को पहले जब कहते थे, वो कहते थे अगर तेल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, महंगाई हो रही है, समझो प्राइम मिनिस्टर चोर है, तब उनको कौन एडवाइस कर रहा था और अब उनको कौन एडवाइस कर रहा है? तब गलत एडवाइस थी या अब गलत एडवाइस है जी?
देखिए, अब वो तो उस वक्त उनसे पूछे, इस वक्त भी कोई उनको एडवाइस नहीं कर रहा। वो जो है इस वक्त लीडर है, वो सबको बताते हैं। मैं तो आपको एक माशी तज़किया दे रहा हूँ कि और एक रियलिटी ये भी एक मसला है, अपनी बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, उनको उस वक्त किसने एडवाइस किया, अच्छा एडवाइस किया, बुरा, ये मेरा डोमेन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता उस पर। ठीक है, ठीक है मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और एंड आई डेज जब आप इकोनॉमिस्ट के तौर पे भी मेरे शो में आ रहे थे और आप बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये देते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अभी आपको गवर्नमेंट को भी डिफेंड करना पड़ा है। लेकिन इसी से मैं इख्तलाफ करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई एडवाइस नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब को ही अच्छे एडवाइज़र्स की ज़रूरत है ताकि गवर्नेंस ठीक हो सके। इमरान खान साहब बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, लेकिन किसने कहा है कि लीडर को अच्छे एडवाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती? हर अच्छे लीडर को अच्छे एडवाइजर्स की ज़रूरत होती है ताकि मुल्क में गवर्नेंस ठीक हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल जी। महंगाई पे तो हम बात कर रहे हैं, महंगाई पे मजीद भी बात कर लेंगे। मेरे साथ आरिफ अमीद भट्टी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, अंसार वासी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, दोनों बड़े मायनाज जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन रमीज़ राजा साहब, जिनको हाल ही में चेयरमैन PCB लगाया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है कि बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है। पब्लिकली TV पे आके उन्होंने क्या कहा, सुनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो ICC की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। ICC जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चले गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान की, हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है ICC को? हम 0 करते हैं। एक्स चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब ने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुना। वो छोड़कर उनका बाप भी नहीं बर्बाद कर सकता क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट जो है उस पे के पीछे पूरी कौम की इज्तमाई हमायत हासिल है, उनकी दुआएं शामिल हैं, उनकी मदद शामिल है, हमारे मुल्क के कारोबारी अदारों का उसमें ताल्लुक वास्ता है। वो कौन होते हैं वो कोलैप्स करने वाले, ये करने वाले? मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्रिकेट के बड़े हैं, ख़ासतौर पर पैटर्न वगैरह और हुकूमती सतह पर, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या बातें हो रही। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा साहब ने जो कहा कि आज अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर ले कि पाकिस्तान क्रिकेट को बंद करना है तो वो कर सकते हैं। जो उनके स्टेटमेंट थी आपने सुनी, मैंने सुनवाई है। तो आपको कोई ये स्टेटमेंट समझ आता है? क्योंकि जितना मेरा तो बहुत कम तजर्बा ना आपके मुकाबले में, अंसार साहब के मुकाबले में, जितना मैंने देखा है हिंदुस्तान को कोई भी मौका मिले पाकिस्तान को कहीं पे हार्म करने का, वो तो नहीं छोड़ते हैं। और मोदी की तो जो खसलत है वो भी हमें पता है, द ऑफ गुजरात, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो रवैया जिस तरह से, और मैं चुन चुन के बदला लेता हूं, ये उसके स्टेटमेंट्स है। मोदी के RSS की आइडियोलॉजी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। तो क्या इंडिया कोई कंसेशन दे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट चल रहा है? ये मुझे समझ ही नहीं आया रमीज़ राजा साहब का स्टेटमेंट। आपको समझ आया भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेशाम, बड़ी बदकिस्मती है, हमें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं रहा। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को दुनिया में भेजता है ना, वो पहली दफ़ा माँ के पेट से नंगा पैदा होता है और उसे कोई और नहलाता है, और आखिरी सफ़र लाहद में जाने के लिए कोई और नहाता है। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। मुझे रमीज़ राजा साहब के बयान पर दुख हुआ है। और नरेंद्र मोदी 70 साल से वो जो पाकिस्तान के लिए तबाहकारी करना चाह रहा था, कर लिया, नाकाम हो गया। कोई भी बादशाह हिस्ट्री ले ले, वो 50 सल्तनतें फतह कर ले, लेकिन वो रब नहीं बन सकता। उसकी अल्लाह की रस्सी दराज रूर अल्लाह महदूद नहीं है। मोदी सर से लेके पाँव तक जगा ले, मोदी चाहता तो पाकिस्तान इस वक्त खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक बंजर हो जाता। इस वक्त मैं और आप जिंदा ना होते, पाकिस्तान की अवाम ना होती। जब पाकिस्तान बना था क्या है आज, अल्हम्दुलिल्लाह लातदाद करप्शन, इल्ज़ामात, आपस में तफरकेबाजी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे जा रहे हैं।
मोदी ना क्रिकेट, मोदी की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट आई, ना भारत की वजह से आई, ना ही वो असर डाल सकता है। वो ये शरारतें जरूर कर सकता है, क्योंकि आपने जब एब्सोल्युटली नॉट का अमेरिका यूरोप मिलके एक स्टेज आएगी क्रिकेट से, पाकिस्तान पहचाना जाता था क्रिकेट के नाम से, और दोबारा ये स्टेज आएगी। इन्हें चाहिए क्लब लेवल पे निचली सतह से खड़ा करें। ये जो इन्होंने गलत पॉलिसियां बनाई हैं, क्लब खत्म कर दिए हैं, ग्राउंड्स खत्म कर दिए हैं, बच्चे नए होते थे, अमीर नहीं होते थे कि उसको मुख्तलिफ दफ्तरों में जॉब मिल जाती थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये खत्म कर दी। मोदी मैटर नहीं करता, क्रिकेट होगी, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या डू यू थिंक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जाएगा? वक्ती तौर पे जब ये इन्होंने साजिशें की हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मीरजादा ये समझते कि नरेंद्र मोदी की वजह से पाकिस्तान है, तो मैं अदब एहतराम के साथ कहता हूँ नहीं, अल्लाह की वजह से है। और जब तक अल्लाह को मंजूर रहेगा, नरेंद्र मोदी अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ, इतना ताकतवर होता तो 20 साल में अफगानिस्तान में शिकस्त फाश ना खाता, आज बेबस लाचार ना होता। अपने उसके मुल्क में उसके हालात उसके काबू में नहीं आ रहे, किसान बहर हैं, क्रिश्चियन बहर हैं, कौन सी कम्युनिटी है जो उसके खिलाफ नहीं, मकबूजा कश्मीर में आ रहा है, इसके गुंडों के जरिए कर रहा है। तो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ रमीज राजा को ये अल्फाजों पे गौर करना चाहिए। ना मोदी की वजह से पाकिस्तान है, ना क्रिकेट उसकी वजह से आई है। तो ये क्रिकेट तो पाकिस्तान लवर्स है, क्रिकेट लवर्स, ये कैसे खत्म हो सकती है? बिल्कुल सही। अंसार अब्बास साहब, ये फरमाइएगा कि नरेंद्र मोदी का जो बैकग्राउंड है वो तो हम सबको पता है ना, वो तो पब्लिकली कह चुका आके पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान को तोड़ने में हमारा किरदार है, और वो फ़ख्र करते हैं इस बात पे। 1971 सकूत ढाका की जो जिक्र करते हैं, फिर उसकी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा तो मैंने किसी को फोकस करते हुए नहीं देखा। और एंटी पाकिस्तान एक नज़रिया है जो उनके अंदर रचा बसा हुआ है, उनके खून के अंदर, और वो इस हद तक नफरत है और तासुब है कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उस पे भी उसका फॉल आउट पड़ता है। गुजरात में जो कुछ हुआ वो हमने देखा, और बाकी भी वाक़यात हमारे सामने, और वो खुद अपनी तकरीरों में कह चुके हैं। मैंने तो बड़ी दफ़ा प्रोग्राम में ये क्लिप्स चलाए कि चुन चुन के बदला लेना ये मेरी फितरत है। नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। अब चेयरमैन पीसीबी जो है, जैसे कि भट्टी साहब ने कहा कि उन्हें अपनी पॉलिसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, टैलेंट हंट करना चाहिए, क्रिकेट में कहाँ पे खराबी है, दोबारा कोई इमरान खान क्यों नहीं पैदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, या दोबारा कोई वसीम अकरम क्यों नहीं अभी तक पैदा हुआ पाकिस्तान, और अगर कोई पैदा हुआ मोहम्मद आसिफ की तरह का तो वो ज़ाया क्यों हो गया, मोहम्मद आमिर अभी ज़ाया क्यों हो रहा है, दूसरा वसीम अकरम जो पैदा हुआ था, मोहम्मद आमिर भी अच्छा, हालांकि मुझे एक ज़माने के बाद से 99 के वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन इन लोगों को देखते हैं हम, इनकी शायद अफरीदी एक स्टार है, शोएब अख्तर एक स्टार है, हम टैलेंट को हंट करें बजाय इसके पॉलिसी को दुरुस्त। ये किस डगर पे जा रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? देखें, मुझे नहीं पता वो किस किस्म की बात कर रहे थे, क्रिकेट की इकॉनमी की बात कर रहे थे और किस किस्म का जस्टिफिकेशन दिया है। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि देखें, पहले वो एक कमेंटेटर थे, बहुत सी बातें करते थे और बहुत सी बातें कर भी सकते थे, लेकिन बीइंग पीसीबी चीफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ की हैसियत से उनका एक एक वर्ड जो है वो कैलकुलेटर होना चाहिए और उनको समझ आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उसको पूरी दुनिया में कोट किया जाएगा। तो मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो भट्टी साहब ने इस तरह बात की और पहले भी जो बात की जो फॉर्मर चेयरमैन थे, कि मुझे नहीं समझ आती कि क्रिकेट हमारी क्या लिंक्ड है मोदी की विल के साथ। मोदी चाहेगा तो हम क्रिकेट खेलेंगे और मोदी नहीं चाहेगा तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये बात कुछ अजीब सी है, और अगर ऐसी बात फैक्चुअली भी है, मुझे नहीं समझ आती वैसे कैसे है। तो मुझे आप बताएं कि क्या पीसीबी के चेयरमैन को ये बात इन पब्लिक करनी चाहिए कि जहाँ पे कैमराज भी हैं, जहाँ पे उनको सारी दुनिया सुने। पहली तो बात यह है कि ये साइंस समझा दें कि उनकी साइंस किस तरह की है, वो किस तरह अपने आप को, हाँ हो सकता है कि किसी की जॉब को पीसीबी की, फर्ज करें कि पाकिस्तान क्रिकेट की जॉब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई थ्रेट कोई मोदी साहब की तरफ से हो तो मुझे उसका पता नहीं है, बट क्रिकेट तो मैं आपको बताऊं कैसे रोक सकते हैं आप पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने से। पाकिस्तान के क्रिकेट से जब एक मुल्क क्रिकेट खेलता है और उसमें एक, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टैलेंटेड क्रिकेटर्स यहाँ पे पैदा होते हैं, और खास तौर पे बॉलिंग में आप देखें फास्ट बॉलिंग है और पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। तो मुझे इस बात की मुझे वैसे मैं एंशियस हूँ
कि थोड़ी सी वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे देंगे उन्होंने क्या बात की है। लेकिन एनी हाउ कोई ऐसी लूज बात होनी नहीं चाहिए कि उसके ऊपर फिर टेलीविजन चैनल जैसे आप कर रहे हैं कि आप उसको फोकस करके, तो जाहिर है उसको आप फोकस कर देंगे क्या बात कर दी उन्होंने, किस किस्म की बात कर दी कि जी मोदी कि वी आर डिपेंडेंट, आवर क्रिकेट इज डिपेंडेंट ऑन नरेंद्र मोदी। दिस इज सो स्ट्रेंज एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने वैसे पहले ये बात नहीं सुनी, अभी आपके प्रोग्राम में ये बात सुनी है, मैंने इनको ये बात कहते नहीं सुना था। अच्छा, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये पहली बात तो ये मुझे लगता है कि ये जो अब्बासी साहब ने भी कहा ना, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्रिकेट के अंदर, दुनिया के अंदर, और पैसा उनके पास बहुत है और उस पैसे को वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपको भी पता है। अच्छा जी, अब आईसीसी को वो जो भी फंडिंग वगैरह देते हैं, फिर आईसीसी से कुछ फंडिंग पाकिस्तान में जो भी आती है वो होगा कोई ना कोई सिस्टम जो भी, लेकिन पब्लिकली मीडिया के सामने आकर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक इतना स्वीपिंग किस्म का स्टेटमेंट दे देना कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर आज चाहे कि पाकिस्तान क्रिकेट को कोलैप्स करें तो वो कर देगा। मैं ये कहता हूं कि अगर वो कर सकता होता तो वो कर चुका होता, अगर कर सकता होता तो कर चुका होता। ये हाँ जी अच्छा एग्जैक्टली। तो बड़ी साहब सवाल मेरा ये है कि ये बड़ी साहब सवाल बड़ी साहब प्लीज सवाल भट्टी साहब सवाल, मैंने फिर आपका लंबा तज्जिया पूरा इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप अवाम के सामने पेश करें कि रमीज राजा साहब पे कोई पीटीआई का रंग तो नहीं चढ़ गया, क्योंकि जब से वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं वो उसी तरह की ड्रेसिंग भी उनकी जरा चेंज हो गई है, वेस्ट कोट शलवार कमीज वगैरह, और फिर पीटीआई के मिनिस्टर्स तो कहते हैं 9 दाने कम कर दो चीनी में से क्या फर्क पड़ेगा, 9 वाले कम कर दो आटे में से क्या फर्क पड़ेगा। इंट्रो मैंने इसके ऊपर दिया, ये भी एक दफा दोबारा सुन लें, फिर मैं आपका तज्जिया जो है वो चाहूंगा भट्टी साहब को। आज हम बात करते हैं कि चीनी महंगी है। चीनी कितनी महंगी है? 9% इन्फ्लेशन। तो कितना फर्क पड़ गया 9% से? अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाएं तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। जी भट्टी साहब आप फरमाइए। देखें एहतशाम, एक तो मोहतरम अभी अंसार अब्बासी साहब ने फरमाया था, दरअसल सोचना चाहिए कि किस ओहदे पर बैठे हैं, गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। मैं और आप बात करेंगे तो इतनी मैटर नहीं करती, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेगा, एक वज़ीर करेगा, एक पीसीबी का चेयरमैन करेगा, तो उसके और असरात होंगे। इसीलिए कहते हैं राइट मैन फॉर राइट जॉब। अभी मैं इन मोहतरम को कह रहा हूँ जो कह रहे हैं 100 निवाले खाते हैं तो हम 9 निवाले खा लें तो कुर्बान हो जाएगा। तुमने तो 9 निवाले जो का छोड़ा ही नहीं हमें भाई। तुम किस अहमक ने कह दिया कि हम 100 निवाले जो रह गए, अब 90% पॉपुलेशन, और 9 निवाले तो टोटल आपने छोड़े नहीं है। 100 तो छोड़ दो, 91 क्या है, और 9 निवाले दे दो, सिर्फ 91 तुम ले लो। और दूसरी बात, क्या यकीनन आईसीसी भारत फंडिंग करता है, क्या उनकी आर्मी हमारे से 5 गुना ज़्यादा नहीं है? पॉपुलेशन हमारे से 5 गुना ज़्यादा नहीं है? उनका हुजम हमसे ज़्यादा नहीं है? उनकी इकॉनमी हमसे कई गुना बेहतर नहीं है? क्या खुदा ना खास्ता क्या पाकिस्तान ख़त्म हो गया? तो यार व्हाट इज़ दिस यार, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। मुझे लग रहा है वो नींद में थे, या मैंने भी पहले उनका नहीं सुना। क्या भारत के बस में हो खुदा ना खास्ता नरेंद्र मोदी जो गुजराती कसाई है जिसने मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर में खून की खेली, वो पाकिस्तान में एक लम्हा भी सुकून का रहने दे? नहीं, ये एक मुल्क है, कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के उम्मती हैं। क्या भारत में बस का हो तो हमें एक दिन भी जीना दे? ये इसलिए कैसे कह लिए कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहेगा तो इधर क्रिकेट नहीं होगी, या वो भारत कहे कि खुदा ना खासा वो पाकिस्तान का नुकसान कर देगा? तो कर चुका होता 70 साल में अगर वो किसी काबिल होता। कौन सी साजिश उसने नहीं की? टेररिज्म से लेके अमेरिका की पुष्टपनाही से लेके इंटरनेशनल हर साजिश की उसने। अभिनंदन को भेज के ये औकात निकली कि एक हमारा दरख्त गिराया और हमने 2 जहाज गिरा लिए। ये बात नहीं होती। सही है जी। एक जज्बा होता है, एक ईमानी जज्बा होता है, एक रब से इश्क होता है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर उसकी इकॉनमी हमसे बहुत बेहतर है तो हम उसके गुलाम बन जाए।
उसकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है, उसकी आर्मी साइज हमसे बहुत ज़्यादा है, उसके पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बदकिस्मती है इस हुकूमत में, इन्हें पता ही नहीं कौन सी बात किस मौके पर कहनी है और किस लिए कहनी है। राई को पहाड़ बना देते हैं ये, गैर जिम्मेदारी है। कोई आके कहता है महंगाई है ही नहीं, ये तो तासुर दिया जा रहा है महंगाई है। अब मुझे बताएं क्या महंगाई नहीं है? ये एक वजीर साहब का मैंने खुद सुना कि जी आप इंप्रेशन दे रहे हैं महंगाई है। मैंने कहा इस मुल्क में 70% से ज़्यादा लोगों की इनकम 30,000 से कम है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बूढ़ा बाप है, एक माँ है जिसे फारज है। मुझे बताओ वो कैसे गुजारा करेगा? इनफैक्ट महलात में बहने वाले जब हाकिम वक़्त कोई होता है वो हकीकत से बहुत दूर हो जाता है और उसके इर्द गिर्द खुशामदियों की एक इतनी लंबी लाइन होती है कि उस तक हकायक जा नहीं पाते। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी के कुछ भी करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। वो एक पत्थर मारेगा, हम 10 मारेंगे। शहीद से बड़ा और क्या मुकाम है? अल्लाह ना करे, जंग कोई नहीं चाहता। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान देने से इन्हें रुकना होगा। अंसार साहब, ये जो भट्टी साहब ने कहा कि हाकिम वक्त जो होता है वो हकीकत से दूर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? और क्या आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब हकीकत से दूर हो गए? क्योंकि वो जो रियासत मदीना की बात करते हैं, वो रियासत मदीना और फिर खिलाफत राशिदा, उसमें तो हाकिम वक्त और खलीफा वक्त रात को भेस बदल के छुप के निकलते थे और देखते थे कि लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है। वो ये देखते थे किसी के साथ ज्यादती जुल्म तो नहीं हो रहा, वो ये देखते थे कोई परेशान तो नहीं है। तो इमरान खान साहब का तो विजन वो है, तो क्या वो विजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या उन्हें बताया जा रहा है कि वाकई में हालात अब बेहतर हैं? वो अताउल्ला साहब का मुझे गाना भी याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं। खान साहब बड़े खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो डज ही जेन्युइनली बिलीव कि अच्छे दिन आ गए हैं, या फिर उनको गलत एडवाइस किया जा रहा है? ब्रेक के बाद ब्रेक लेनी पड़ी मुझे, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ आपके पास। जी अंसार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल था कि क्या आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब हकीकत से दूर हैं या उन्हें दूर रखा जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि जब हम खुलफा राशिदीन की बात करते हैं या रियासत मदीना की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे रोल मॉडल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन हम ड्रा कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि जिस किस्म की हस्तियां वो थी, जिस किस्म के लोग हम हैं, तो वो कंपैरिजन उस तरह तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक अर्ज हो सकती है कि हम अपने जाहिर है उसी रियासत के मॉडल को, रियासत मदीना के मॉडल को फॉलो करें। एक बात मैं वैसे बताऊं आपको कि जो इमरान खान साहब की जो एक बहुत बड़ा प्लस है वो कम से कम ये जरूर है कि जब इस्लाम की बात करते हैं तो बड़े फख्र के साथ प्राइड लेके करते हैं। और डिफरेंट, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान से बाहर हों, और फर्ज करें कि बहुत सी ऐसी बातें बाज़ औक़ात जब करते हैं कि पर्दे के बारे में फर्ज करें बात करती है तो उसके ऊपर पूरा मीडिया उनके पीछे पड़ जाता है। सारे के सारे मीडिया चैनल और सारे के सारे एंकर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता क्या बात कर दिया। तो असल बताऊं चैलेंज नहीं, मैं मेजॉरिटी की बात सारे तो ना, असल चैलेंज मैं आपको बताऊं, असल चैलेंज ये है, असल चैलेंज जो मसला ये है कि इमरान खान साहब ये जो बात करते हैं ना, देखें आपको एक टीम भी रिक्वायर्ड होती है। अनफॉर्चुनेटली उनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका अपना नजरिया इस नजरिए से बेसिकली दूर है। लेकिन बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स मतलब अपॉर्चुनिस्ट ज्यादा लोग होते हैं और वो देखते हैं कि अपने मुफाद के लिए कि किससे मिलके हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं। तो उस तरह के जो मसाइल हैं उसकी वजह से तो मेरी जाती राय में, अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ निज़ाम है वो हमने इस मुल्क में इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर लोगों की चॉइस बड़ी अहम है कि किस किस्म के लोगों को आप ये बात मतलब जाहिर है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर भी डिपेंड करना है। लेकिन अगर उस किस्म के लोग आ जाएं जो इस नजरिए से की बात कर रहे हैं, आपकी टीम आपकी, तो अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और छोटी सी कर दूं, एक और बात इसमें कि जिस तरह अभी सिलेबस नया, अभी जो नया इन्होंने करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है
उसमें बहुत बड़ी बात है कि जी पहली से 5वीं तक कुरान पाक मतलब पढ़ाना सब बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए लाजिम। फिर 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक यह है कि तर्जुमा जो है वो पढ़ाया जाएगा। 8वीं 9वीं 10वीं में जिस तरह कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि बच्चों को पढ़ाई जाएगी। और अब जो है वो कल या मेरा ख्याल है बस इसी महीने इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में मुझे हैव बीन टोल्ड कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने जा रहे हैं, एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं जिसका मकसद ये होगा कि हम अपनी इस अवाम, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, इनकी तरबियत और कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे की जाए, उसके लिए मैकेनिज्म सही है। मेरे ख्याल में अभी 2 घंटे पहले का ये ट्वीट भी है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो शायद इसी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। टुमारो आफ्टरनून आई विल इनॉग्रेट द स्टार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशंस फॉर द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल विद अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट स्पेशली फॉर आवर यूथ। तो शायद इसी तरफ वो इशारा करें जो बात आप करें। भट्टी साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये जो अंसार अब्बास साहब कह रहे थे, इमरान खान साहब कि अब जो भी टीम है, भट्टी साहब 3 साल तो हो गए ना, और वो शेख रशीद साहब खुद भी कहते हैं कि जी आखिरी साल है परफॉर्मेंस का, उसके बाद तो 5वां साल तो इलेक्शन का होता है, फिर कोई परफॉर्मेंस लोग गिनते नहीं। आपको लगता है कि आप खान साहब इसी टीम के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे टू ट्राई एंड गिव अ बेटर परफॉर्मेंस, या अभी भी कोई टीम तब्दील हो सकती है इमरान खान साहब? देखें एहतशाम, जब आदमी किसी बड़े मकसद के लिए कोई जद्दोजहद करता है और उसमें अपनी ज़ात को नफ़ी करता है तो फिर उसे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। अगर मफाद के लिए अपने फ़ैसले करने हैं तो फिर आपका मकसद बहुत छोटा है। आपका मकसद किसी भी चीज़ का हसूल है तो फिर आप जद्दोजहद की बात ना करें। टीम बनाना कप्तान की जिम्मेदारी है। क्या अपने इर्द गिर्द वो देखें, इर्द गिर्द, और मुझे बताए खुदा को हाजिर नाजर जान के कोई बंदा, क्या हम इस हालात में जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रियासत मदीना के साथ इसको तशबीह दी जा सकती है? मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं सबसे गुनाहगार आदमी हूँ पाकिस्तान का। अगर टीम आप खुद सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, टीम बनाना, कप्तान अगर अच्छी टीम नहीं बना रहा तो ये भी नाअहली है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप टीम खुद ना बना पाए, अपने कंप्रोमाइज कर लें कि मैंने हुकूमत बचानी है और उसका जिम्मेदार भी लोगों को करार दें। अगर आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं तो मिनिस्टर इत्तेशामुद्दीन की जिम्मेदारी इस प्रोग्राम को बैलेंस लेके चलना। अगर मैं एक चैनल चला रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं रोना हो सकता मुझे क्या मिला है, मिलना है 2 4 6 महीने रोना, मेरा कोई सुन लेगा, अगले दिन अगला चित्तर मारेगा, कहेगा चल बाहर, तुझे 1 साल हो गया, बड़ा टाइम दिया है। तो अब हालात अच्छे हैं या बुरे, इसे ऑन करना होगा। मेरी एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदा रसूल के वास्ते पाकिस्तान को मौजूदा मदीने की रियासत ना कहे, ना कहे, ना कहें, ना कहें। कहते हैं कि हम क्योंकि जिस चीज का कंपटीशन हो रहा है ना, अनबिलीवेबल है। ठीक, अनबिलीवेबल है। अच्छा, आपने 3 साल में, पहले बता दें, छोड़ दे मदीने की रियासत, क्या एजुकेशन में बेहतरी आ गई? कोई एक स्कूल बता दें जिसमें कोई सरकारी अफसर, ब्यूरोक्रेट या वजीर अपना बच्चा करा रहा है, सरकारी हस्पताल, इंसाफ के मामले, आपका वापडा में मीटर लगाना राइट है क्या बगैर करप्शन के लग रहा है? आपका डोमिसाइल लेना आपका राइट है क्या बगैर हो रहा है? आप छोटी छोटी चीज़ें देखें, बड़ी चीज़ें ना देखें। करप्शन हमेशा होती है। ये आप 3 साल में, आप खुद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते थे रोजाना 10 से 12 अरब करप्शन है। अगर वो पैसा आप बचा लें, उसमें से सिर्फ 50%, 20% तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। देखिए, जब आप हाकिम वक्त है, चाहे वो उसका नाम नवाज शरीफ है, आसफ अली जरदारी है, जफरुल्लाह जमाली है, मोहतरम इमरान खान साहब है या मोहतरमा बेनज़ीर है, उन्हें जवाब देना है। अब 3 साल में आपने बताना है आपने क्या किया, क्या करना है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दावे तो हर आदमी बड़े करते हैं, ठीक है, दावे तो हर आदमी बुलंद करता है। बिलावल साहब भी कहते हैं कि मैं 4 सूबों में जीतूंगा। अब रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, बातों से नहीं बहलेगा दिल, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अच्छा, वो मैंने डिस्कस, वो भी मैं चाह रहा था कर लूँ, लेकिन अब वक्त की बड़ी किल्लत है। वो मीनार पाकिस्तान वाला जो इंसिडेंट हुआ था अंसार अब्बास साहब, वो तो बिल्कुल ही नई सिचुएशन सामने आ गई। एंड व्हेन दैट इंसिडेंट टुक प्लेस देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑल ओवर, और इवन के इंटरनेशनल जरीदों ने भी खबरें छापी कि जी देखें पाकिस्तान में 400 मर्दों ने मिल के एक औरत को हरासा किया। अब वो सिचुएशन ही कुछ और निकल रही है, और उसमें नीचे से लेके SHO से लेके DIG ऑपरेशंस उस वक्त साजिद कियानी साहब थे, उनको OSD कर दिया।
अब आके पता लग रहा है वो खातून कहती है कि जी ये तो प्री प्लान था, और वो जो लड़का मुझे वहाँ पर लेकर गया था उसके पास मेरी कुछ वीडियोस थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और उसने वहाँ जाके मेरे कपड़े फाड़े और उसके बाद उसने बदतमीजी शुरू की और करवाई। अब उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है। वो लड़का कहता है कि ये खातून पैसे मांग रही थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कोई कहता था मुझे अपने मर्द होने पे शर्म आ रही है, कोई कहता था मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे शर्म आ रही है, कोई पूरी कौम को बीच में रगड़ी जा रहा था। और मैं तब भी चीख रहा था कि भाईजान एक आधे इंसिडेंट के ऊपर पूरी कौम को जज ना करो, या मर्दानगी को जज ना करो, या मुसलमानियत और पाकिस्तानियत को जज ना करो। मैं तब भी ये कह रहा था। अब सिचुएशन ये आ रही। अब आप क्या देखते हैं, ये भी गवर्नमेंट की मैच्योरिटी नहीं है दैट विदाउट कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात आपने नीचे से लेके ऊपर तक सब अफसरान को फारिग कर दिया, डीआईजी तक। अब सिचुएशन कुछ और निकल रही है। देखें, दो एस्पेक्ट्स हैं इन इश्यूज के। एक तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं कि जो जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि गवर्नेंस के हालात तो बहुत ख़राब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उसमें जो इमरान खान साहब का विजन था कि किस किस्म की डिपोलिटिसाइजेशन होनी चाहिए, किस तरह ये सब कुछ वो जो कहते थे और फिर रिफॉर्म्स की बात करते थे, अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे सीरियस जो एस्पेक्ट है ना, देखें, जो ये इंसिडेंट हो, कोई भी इंसिडेंट हो, आप बुरा मत मानिएगा कि हम जब अपनी पूरी सोसाइटी को लेते हैं ना, देखें, मुझे बता दें कि कौन सा गलत काम आप दूध से शुरू करें, दवाइयां से देख लें, डॉक्टर्स को देख लें, आप इंजीनियरिंग जितने भी बिल्डिंग्स को देख लें, आप सहाफत को देख लें, किसी भी शोबे को देख लें, जिस तरह अभी भट्टी साहब ने कहा मुख्तलिफ महकमों को देख लें, हम ही बैठे होते हैं ना, हमारा अमल क्या है, इतना खराब हमारा करैक्टर है। मैं ओवरऑल अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ये हमारा करैक्टर का डिफरेंट रिफ्लेक्शन है जो हमारे सामने बार बार आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं एक बात, जो अभी आपसे पहले जो बात कर रहे थे ना, आपने कहा कि ट्वीट भी कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। आई विश हमारे मुल्क में तालीम के ऊपर तो जो भी जोर दिया जाता है, लेकिन करैक्टर के ऊपर, करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर, तरबियत के ऊपर जोर। जी ठीक हो गया सर, वह सब बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे इजाजत दीजिएगा भट्टी साहब, लास्ट 1 मिनट है। बिल्कुल ठीक हो गया, आप सही फरमा रहे। भट्टी साहब लास्ट 1 मिनट, ये वाला जो ये मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट था, अब जो सिचुएशन सामने आ रही है, योर टेक प्लीज। देखिए एहतशाम, बड़ी बदकिस्मती है। इज्जत, शोहरत और पैसे के लिए पूरी कौम रब को भूल चुकी है। सिर्फ हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है, सब मामला ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के लिए पर्दे का हुक्म दिया है, तो मुझे और उसे आपको मानना चाहिए। लोग वक्ती शोहरत के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसमें सारी कौम शामिल है। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और अपने रास्ते पे चलाए बस। अदरवाइज जो आप इशारा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती है। और हमारे हुक्मरानों को भी मौका दे कि वो सीधी राह पर चलें और अवाम के लिए कोई बेहतर काम करें। आप सबका बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और दिल्ली की बातें करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।